नमस्कार बच्चों, मैं किरण प्रसाद आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 2 पुस्तकें हैं। उसमें से आज हम भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इकाई 4, जिसका अध्याय 10 है, परिवहन और संचार, इसका अध्ययन करेंगे। परंतु ये अध्याय काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको हमने 2 भागों में बांटा है। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं इकाई 4 से अध्याय 10, परिवहन और संचार। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप अपनी कॉपियाँ और पेंसिल या पेन अपने साथ रख लें, ताकि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते जाएं। क्योंकि आज का जो हमारा क्लास है वो मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर पर निर्धारित होगा। विभिन्न प्रश्न मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और उनके उत्तर हमें किस प्रकार से लिखने हैं। तो चलिए हम आज का अपना अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज का जो अध्याय है उसको अगर हम पढ़ें तो हमारे कौन से उद्देश्य पूरे होंगे। सबसे पहले हम परिवहन के साधन कौन कौन से हैं या परिवहन के साधनों का क्या अर्थ है, ये हम समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि परिवहन के साधनों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, यानी परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सड़क परिवहन का महत्व। इसी तरह से हम जितनी भी सड़कें हैं उन सड़क परिवहन का वर्गीकरण को भी समझेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय महामार्ग, जिसको कि हम नेशनल हाईवेज कहते हैं, वो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना क्या है और ये कब प्रारंभ की गई थी, इसे भी हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम स्वर्णिम चतुर्भुज, जो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनमें से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी है, जिसे हम आज के अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ ही हम उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है, मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमने देखा कि आज के अध्याय के 2 प्रमुख विषय हैं। पहला है परिवहन और दूसरा है संचार। इन दोनों का अर्थ हम पहले समझ जाए कि अगर 2 अंकों का छोटा प्रश्न आता है या 3 अंकों का छोटा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से आ सकता है कि परिवहन का क्या अर्थ है। अब संचार को भी हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवहन क्या है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो अधिक मात्रा में हो सकती हैं, एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और सेवाओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, व्यक्तियों का और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। कहीं अधिक मात्रा में वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम उपयोगी, जहां उनकी उपयोग है उस स्थान पर लाते हैं, और जहां वस्तुएं अधितायक में होती हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसे ही हम परिवहन कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि परिवहन क्या है। अब ये किस साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जैसे कि बस के द्वारा, लॉरी के द्वारा। ये आप दिन प्रतिदिन में देखते हैं कि सब्जियां, यात्रियों को हम बस के द्वारा ले जाते हैं, सब्जी, फल, दूध, इनको हम लॉरी के द्वारा ले जाते हैं। इसी प्रकार से रेल परिवहन है, जो बड़े और भारी साधन है उनको हम रेल के द्वारा ले जाते हैं, या फिर पानी के जहाज़ के द्वारा ले जाते हैं। और हल्के, बहुमूल्य और शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम वायुयान से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये है परिवहन और परिवहन के साधन मुख्य रूप से। अब हम यहाँ पर ये भी समझ लें कि संचार का क्या अर्थ है। संचार का अर्थ होता है कि जब हम संदेशों को, यानी कुछ विचारों को, संदेश को या फिर अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से टेलीफोन के द्वारा, टेलेक्स के द्वारा, फैक्स के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। साथ ही आपने देखा है रेडियो, टेलीविज़न से भी हम विभिन्न प्रकार के संदेश
समय समय पर सुनते हैं और उससे अवगत होते रहते हैं, जिससे हमें पूरी दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चलता रहता है। तो ये हैं संचार के साधन। आपने क्या अंतर पाया कि परिवहन में हम विभिन्न वस्तु, व्यक्ति या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, और संचार में हम अपने संदेश, विचार और भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचाते हैं। तो आपने समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये शायद थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर 4 प्रकार के परिवहन के साधन दिखाई दे रहे हैं। एक है स्थल परिवहन, जिसमें आपको लॉरी दिख रही है। रेल परिवहन भी सड़क स्थल परिवहन का ही मुख्य रूप है। वायु परिवहन के रूप में दिखाई दे रहा है और जल परिवहन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इससे हमने ये समझा कि परिवहन के साधनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में 2 हैं, सड़क और रेल परिवहन। चलिए हम इसको विस्तार से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पुस्तकों में भी दिया हुआ है कि परिवहन के साधनों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। इस पर प्रश्न आ सकता है कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तो इसमें आपको ये उत्तर लिखना है कि परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। ये परिवहन के विभिन्न साधन हैं। अब हम अगर स्थल परिवहन के बारे में प्रश्न आ जाए तो हम क्या लिखेंगे कि परिवहन के में स्थल परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सड़क, रेलवे और पाइपलाइन, ये 3 जो हैं वो स्थल परिवहन के मुख्य साधन हैं। सड़क पर आप विभिन्न प्रकार के लॉरी, गाड़ियाँ, बस, ट्रक ये सब चलते हुए देखते हैं। इसी तरह से रेलवे को देखते हैं। और पाइपलाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, जिसको कि हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, परंतु मैं यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दूँ कि पाइपलाइन के द्वारा हम तेल को, दुग्ध पदार्थ को यानी दूध को, और कुछ कुछ स्थानों पर खनिज पदार्थों को चूरा करके, गीला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो आप समझते हैं कि पाइपलाइन परिवहन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से जल परिवहन को हमने 2 भागों में बांट दिया है। अंतःस्थलीय मतलब देश के अंदर ही जो तालाबों में, झीलों में जो परिवहन, नदियों में जो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, उसे हम अंतःस्थलीय परिवहन कहते हैं। इसी के साथ इसको दूसरे भागों में हम बांट सकते हैं: सागरीय और महासागरीय परिवहन। सागरीय परिवहन का अर्थ होता है कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक सागर के द्वारा, मतलब समुद्र में जो परिवहन होता है वो कहलाएगा। जैसे कि हम मुंबई से गोवा जाकर परिवहन करें, यात्री परिवहन, वस्तुओं का परिवहन, तो वो सागरीय परिवहन के अंतर्गत आएगा। साथ ही महासागरीय परिवहन का अर्थ है कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय हम जल परिवहन भी कह सकते हैं, कि एक देश से दूसरे देश, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के विभिन्न बंदरगाहों तक जब हम पहुंचते हैं तो उसे हम महासागरीय जल मार्ग भी कहते हैं। अब तीसरा जो परिवहन का साधन है वो है वायु परिवहन। वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। बच्चों, आप भली प्रकार समझते हैं राष्ट्रीय परिवहन का अर्थ। राष्ट्रीय वायु परिवहन का अर्थ होता है कि जब देश के अंदर ही विभिन्न राजधानियों को या महत्वपूर्ण नगरों को वायु यानों के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम, या फिर सामान लाने ले जाने या यात्री के लाने ले जाने का कार्य होता है, तो वो राष्ट्रीय वायु मार्ग या वायु परिवहन के साधन कहलाते हैं। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन, अर्थात जब हम एक देश से दूसरे देश में वायु के परिवहन के साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु को, सामान को, वस्तुओं को, व्यक्तियों या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो वो वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन कहलाता है। तो इस फ्लो चार्ट को आप अपने कॉपी में बना लीजिए। अगर प्रश्न आता है कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं,
तो आपको इसमें लिखना है कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बच्चों, ये प्रश्न 3 या 4 अंक का आ सकता है। तो इस तरह से आप जब फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और फिर आप इनको जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया उस तरह से आप इसे लिख पाएंगे। तो इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और फ्लो चार्ट बनाकर भी अपने उत्तर पुस्तिका में इसे लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सड़क परिवहन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क परिवहन है और भारत का जो सड़क का जाल है, मतलब भारत में जो सड़कों का जाल है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क का जाल है। मतलब हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो विश्व में दूसरे स्थान पर आती हैं। इसकी कुल लंबाई है करीब 54.8 किलोमीटर। ये बहुत लंबी है और शेरशाह सूरी ने सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था और यह सड़क कोलकाता से लेकर, आप जानते हैं कि पूर्व में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर ये पाकिस्तान में पेशावर तक को जोड़ने वाली एशिया की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे लंबी सड़क थी। परंतु बाद में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हुआ, तो फिर ये सड़क थोड़ी छोटी कर दी गई। ब्रिटिश काल में इसी रोड को जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी उसे ही ग्रैंड ट्रंक रोड, GTV रोड कहा गया। आप इसको ऑब्जेक्टिव्स में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसमें आ सकता है कि शेरशाह सूरी ने किस शताब्दी में पहली सड़क बनाई, तो वो 16वीं शताब्दी में बनाई। ब्रिटिश काल में इस जो दूसरी विश्व की दूसरी बड़ी सड़क है इसको क्या कहते हैं, तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। अब ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो वर्तमान में पंजाब के अमृतसर से, मतलब अब क्योंकि बंटवारा हो गया है पाकिस्तान का, तो अमृतसर एकदम आखिरी छोर है, वहाँ से लेकर ये कोलकाता तक जाती है। और यहाँ ये बात आपको ध्यान देने वाली है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है राष्ट्रीय महामार्ग। ग्रैंड ट्रंक रोड को हम 2 भागों में बांटते हैं जिसको कि NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जो राष्ट्रीय महामार्ग है ये आप देख रहे हैं कि कोलकाता से जाती है और होती हुई कहाँ तक जा रही है, ये काबुल तक, पहले अफ़गानिस्तान तक जाती थी, बाद में ये फिर केवल अमृतसर से लेकर कोलकाता तक रह गई है। अब आगे हम देखते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण सड़क है वो है राष्ट्रीय महामार्ग NH1। आप इसमें देख रहे हैं कि ये लाहौर से कहाँ तक दिख रही है आपको, न्यू दिल्ली तक। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला है NH1 और दूसरा है NH2। तो NH मतलब नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, ये जाती है अमृतसर से लेकर अब ये दिल्ली तक जाती है, जो जिसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं। अब दूसरी जो है जिसे हम राष्ट्रीय महामार्ग NH2 कहते हैं, ये न्यू दिल्ली से, मतलब नई दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाती है। इस तरह से ये पूरी सड़क जो है इसे हमने 2 भागों में बांट दिया है, NH1 और NH2। अगर ये वस्तुनिष्ठ में आता है कि NH1 जो राष्ट्रीय महामार्ग है वो कहाँ तक जाता है, तो आप लिखेंगे अमृतसर से दिल्ली तक। और फिर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महामार्ग NH2 कहाँ तक जाती है, तो आप लिखेंगे दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्रीय महामार्ग का महत्व लिखिए। आखिर सड़कें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये वही प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है। तो राष्ट्रीय महामार्ग का क्या महत्व है, इसके लिए देखें हमें किस तरह से उत्तर लिखना है। ये 4 नंबर का या 3 अंकों का ये प्रश्न आ सकता है। ये सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित होती हैं, मतलब केंद्र सरकार इन्हें बनाती है और इनकी देखभाल करने का कार्य भी केंद्र सरकार ही करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक व्यक्ति, वस्तु या सेवाओं को लाने ले जाने में, रक्षा सामग्री में, मतलब जैसे कि आप अभी आपने देखा है टेलीविज़न पर कि तिब्बत और चीन के बॉर्डर पर जिस तरह का तनाव था, तो उसमें आपने रक्षा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए देखा है।
एवं सेना के आवागमन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही ये राज्यों की राजधानियों को, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों को या फिर प्रमुख नगरों को, और महत्वपूर्ण पत्तन यानी बंदरगाह जो भी हैं, साथ ही जो देश के महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शंस हैं उनको जोड़ती है। साथ ही सड़क यातायात के 40% भाग का ये वहन करते हैं। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग में अगर हम यातायात का प्रतिशत देखें तो 40% यातायात राष्ट्रीय महामार्ग के द्वारा ही होता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे प्रकार लिख पाएंगे कि ये सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और उसका रखरखाव भी केंद्र सरकार के द्वारा होता है। इसका उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन और रक्षा सामग्री तथा सेना के आवागमन के लिए होता है। ये राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगरों और महत्वपूर्ण पत्तन तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ती है। और सड़क यातायात का लगभग 40% भाग राष्ट्रीय महामार्ग के द्वारा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं आप राष्ट्रीय महामार्ग 3 मतलब नेशनल हाईवे नंबर 3। बच्चों, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश से जो NH3 है वो गुजरती है। इसकी लंबाई करीब 1161 किलोमीटर है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश से आगरा से शुरू होती है ये, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ती है। मैं इसलिए यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमको भी ये ज्ञात हो कि कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है। तो आप इसका उत्तर लिख सकेंगे कि राष्ट्रीय महामार्ग 3 मतलब नेशनल हाईवे नंबर 3 मध्य प्रदेश से गुजरता है। अब देखिए, ये आगरा से शुरू होता है और ये समाप्त होता है मुंबई तक ये जाता है। इसके मुख्य जो जंक्शन है वो है ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले और नासिक। तो ये राष्ट्रीय महामार्ग 3 है। चलिए आगे देखें। अब हम जानना चाहते हैं, ये हम जानेंगे, इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI क्या है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? फिर से आप लिखेंगे कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मतलब जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कहते हैं, वो क्या है और इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसका प्रचालन का अर्थ है इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। और यह भूतल परिवहन मतलब अंडरग्राउंड जो परिवहन है उस मंत्रालय के द्वारा यानी उसके अधीन रहकर एक स्वायत्तशासी निकाय है, मतलब एक प्राइवेट कंसर्न है। अब देखिए तीसरा यह है कि ये राष्ट्रीय महामार्गों के विकास करने में, उनके रखरखाव में, उनके संचालन में और उनकी गुणवत्ता में सुधार का कार्य करती है। तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रमुख जो कार्य है वो है राष्ट्रीय महामार्ग मतलब नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट में, उसके रखरखाव में, उसके संचालन में और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य करती है। अब जो महत्वपूर्ण है आज के भाग में वो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को समझाइए। या फिर ये प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का महत्व लिखिए, समझाइए, महत्व लिखिए में सारी बातें हमको इसमें लिखनी है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। ये परियोजना देश के 4 विशाल जो महानगर हैं उनको जोड़ती है। पहली बात है, आपको मालूम है बच्चों कि हमारे देश के 4 विशाल महानगर कौन कौन से हैं। तो ये चारों को जोड़ती है, इसीलिए ये चतुर्भुज कहलाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है। यह उत्तर में दिल्ली से, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता को जोड़ती है। साथ ही इससे महानगरों के बीच की दूरी कम हो गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका महत्व है वो स्वर्णिम चतुर्भुज का ये है कि जितने भी महानगर, ये चारों महानगर हैं, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता के बीच की दूरी कम हुई है। साथ ही दूरी कम होने के कारण इस समय की भी बहुत बचत होती है और साथ ही यातायात की लागत भी कम आती है। अर्थात जब स्वर्णिम चतुर्भुज से परिवहन हो तो यात्री वस्तुओं के जो परिवहन लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब हम इसको देखें
ये देखिए, भारत के मानचित्र में आप स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को देख रहे हैं। इसमें आपको एक चतुर्भुज सा दिखाई दे रहा है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। बच्चों, इसे आप अपने भारत के नक्शे को आप चाहें तो भारत का नक्शा बाज़ार से खरीद लें, या फिर आप कार्बन से अपने कॉपी में एक भारत का नक्शा ड्रॉ कर लें और उसमें आप ये चित्र ज़रूर बनाएं, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। पूर्व में देखिए कोलकाता से, उत्तर में दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई। यह है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। साथ ही इसके साथ हम पढ़ेंगे कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, उसके विस्तार को समझाइए। विस्तार मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है और वो कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। मतलब उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे को हमें विस्तार से समझाना, उसका विस्तार समझाना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारे का जो मुख्य उद्देश्य था बनाने का, वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये प्रारंभ होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग को जोड़ता है। मतलब उत्तर से दक्षिण को जोड़ देता है। साथ ही पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है कॉरिडोर, उसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व में असम, असम में सिलचर से लेकर गुजरात में पोरबंदर, ये पश्चिम में है, तो उसको जोड़ता है और इसकी लंबाई है करीब 3640 किलोमीटर। ये बहुत ही लंबे मार्ग को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम अगर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारे के विस्तार को समझाना हमें आएगा, अगर प्रश्न ऐसा आता है तो हमें ये लिखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ है? जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, और इसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर। साथ ही पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो असम में सिलचर से लेकर पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर तक है और जिसकी लंबाई 3640 किलोमीटर है। ये देखिए, आप यहाँ पर दो विभिन्न रंगों से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे को देख रहे हैं। जो पूर्व और पश्चिम गलियारा है वो आपको असम से सिलचर तक हरे रंग से दिखाई दे रहा है, जो पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक है। उसी तरह से उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है वो देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लाल रंग से दिखाई दे रहा है। इसे भी आप अपने नक्शे, भारत के नक्शे में अपनी कॉपी में अवश्य बनाइए, ताकि अगर ये प्रश्न, नक्शे का प्रश्न, जो मानचित्र भरने का प्रश्न आता है, उसमें भी आप ये भली प्रकार कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं सड़कों का वर्गीकरण। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सड़कों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। इसे भी आप फ्लोट चार्ट से भी बना सकते हैं और इस तरह बिंदुवार भी लिख सकते हैं। मुख्य रूप से सड़कों को 4 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं। दूसरा सड़क महामार्ग, जो स्टेट हाईवेज कहलाती हैं। तीसरा जिला सड़कें, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं। और चौथा ग्रामीण सड़कें। तो इस तरह से इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनका रखरखाव, इनको बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। उसके रखरखाव का कार्य भी केंद्र सरकार का होता है। तो इसका उपयोग, जैसे कि हमने पढ़ा कि अंतर्राज्यीय परिवहन में रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। ये राज्यों की राजधानी, प्रमुख नगरों और महत्वपूर्ण बंदरगाहों, साथ ही रेलवे जंक्शंस को जोड़ती हैं। तो सड़क यातायात का 40% भाग का वहन भी करती हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आप विस्तार से समझ गए हैं। अगर इस पर केवल ऐसा प्रश्न आए कि राष्ट्रीय राजमार्ग को समझाइए, तो आप इसके उत्तर को इन 4 बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। साथ ही अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, ये देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिख रहा है, नेशनल हाईवे आगरा का है। अब आइए राज्य महामार्ग, मतलब जिसको हम स्टेट हाईवेज कहते हैं, इसका निर्माण, जैसे कि आप जानते हैं स्टेट हाईवे है, तो उसका निर्माण का कार्य और रखरखाव का कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 3 जाती है, तो उसका रखरखाव भी मध्य प्रदेश शासन करती है। ये राज्यों की राजधानी को, ज़िला के मुख्यालयों को और महत्वपूर्ण शहरों को भी जोड़ती है। और ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय जो महामार्ग है, मतलब कहीं कहीं राज्य के अंदर तो ये चलती ही हैं, साथ ही ये राष्ट्रीय महामार्गों को भी जोड़ते हैं। आगे देखिएगा राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 3। राष्ट्रीय महामार्ग ये दिख रहा है आपको, यही है हमारे यहाँ का, जो कि इंदौर से गुजरती है। अब हम देखेंगे ज़िला सड़कें। ये सड़कें भी ज़िला
जो ज़िले होते हैं उनके मुख्यालयों को जोड़ती हैं। और ये देश की लंबाई, जो इनकी लंबाई है वो करीब 14% की है। मतलब जितनी भी सड़कें हैं हमारे यहाँ, उसमें से ज़िला सड़कों की लंबाई का जो प्रतिशत है वो करीब 14% है। अब हम समझेंगे कि ग्रामीण सड़कें क्या होती हैं। बच्चों, जैसे कि आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के बारे में आपने सुना ही होगा। तो गाँवों में जो सड़कें एक गांव से दूसरे गांव की तरफ आपस में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं, और भारत की सड़कों का करीब 80% भाग ग्रामीण सड़कों का है। मतलब जो गांव एक गांव से दूसरे गांव और मुख्यालयों को जोड़े हुए हैं, उनका प्रतिशत 80% ग्रामीण सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कों का घनत्व जो है कहीं पर, मतलब ग्रामीण सड़कों का घनत्व से तात्पर्य है कि पर्वतीय भाग या फिर पठारी भाग या वनीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात जहाँ पर पर्वतीय भाग है वहाँ सड़कें अपेक्षाकृत कम है। वनीय क्षेत्रों में जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सड़कों का घनत्व कम होता है। लेकिन जो समतल प्रदेश हैं वहाँ पर ग्रामीण सड़कों का घनत्व बहुत अच्छा यानी घना होता है। अब यहाँ पर आपने पूरा अध्याय प्रश्न के हिसाब से पढ़ लिया है और उसका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है ये भी आपने समझ लिया है। यहाँ पर अंत में आप कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न ज़रूर लिख लीजिएगा। पहला जैसे प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, और आप इसमें एक प्रश्न और भी जोड़ सकते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शताब्दी में हुआ। तो आप ये दोनों के उत्तर भली प्रकार लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत का जो सड़क का जाल है वो विश्व में कौन सा स्थान है। मतलब भारत के सड़क के जाल का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी आपने पढ़ा है कि भारत के सड़क का जाल जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। साथ ही पहली सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये भी आप किताब में अगर इसके उत्तर पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण बिंदु मिलते जाएंगे। भारतीय जो मार्ग प्राधिकरण है उसका प्रारंभ कब हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज किन महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सड़कों का घनत्व अधिक है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंक के भी आ सकते हैं और लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं। आशा है आज का अध्याय आपको समझ में आया होगा और इनके उत्तर आप प्रश्न के हिसाब से उत्तर भी लिख लीजिए, और किस तरह से आपको बिंदुवार उत्तर लिखना है ये भी आपने भली प्रकार समझ लिया है। आज के लिए इतना ही, और इसका अगला जो भाग 2 है वो लेकर मैं जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद।